अस्सलामुअलैकुम BSc थर्ड ईयर। वेलकम टू माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, जिसमें आज हम पार्टिकल डायनामिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ सबसे पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कंटिन्यू करती रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना करें जो उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करे। फॉर एग्जांपल, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन रखेगी कब तक, जब तक आप उसकी उस पोजीशन को चेंज करने की कोशिश ना करें बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगी जब तक आप उसको रोकने की या उसके वेलोसिटी चेंज करने के लिए अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। So we can say that if there is no external force, then body will continue state of motion or rest. Acceleration की definition की तरफ आए तो acceleration is equal to rate of change of velocity. Change of velocity final minus initial. Final velocity जो आपने अब फोर्स अप्लाई करने के बाद थी और इनिशियल वेलोसिटी जो फोर्स अप्लाई करने से पहले थी। जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका एक्सेलरेशन अंडरस्टूड है कि ज़ीरो होगा, और जब कोई बॉडी मूव कर रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो ये जो चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल दैट विल बी ज़ीरो। जब वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। सो दोनों केसेस में जब कोई बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका दोनों का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और कब तक ज़ीरो रहेगा? जब तक फोर्स ज़ीरो है। अगर फोर्स ज़ीरो नहीं है जो उनकी स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कोशिश कर रही है, जब वो फोर्स ज़ीरो नहीं होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन जब तक F इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्सटर्नल देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, तब तक आपका बॉडी का एक्सेलरेशन, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है या वो रेस्ट पे है, तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या है ये आप फिर भी आप पहले देख चुके हैं। इनर्शिया बेसिकली बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट में चेंज को रेजिस्ट करता है। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी जो उसकी स्टेट है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करे, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इनर्शिया की वजह से वो अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। बेसिकली जितना किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा वो अपनी पोजीशन में चेंज को उतना ज़्यादा रेजिस्ट कर सकेगी। तो हम कह सकते हैं कि मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब देखें, अगर कोई हैवी बॉडी है तो उसको मूव कराना मुश्किल है। इसका मतलब है हैवी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसके पास इनर्शिया भी ज़्यादा है। और अगर कोई लाइटर बॉडी है तो उसको मूव कराना आसान है क्योंकि उसके पास मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एक हैवी बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकना मुश्किल है एज कम्पेयर टू लाइटर बॉडी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो उसमें अपनी जो स्टेट है उसमें चेंज को रेजिस्ट करने की एबिलिटी भी ज़्यादा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बेसिकली वो फ्रेमवर्क है, वो प्लेस है जहां आप जिसको आप सिलेक्ट करते हैं टू फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फिनोमेना। ये नहीं, आप कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए या कोई लॉ अप्लाई करने के लिए जिस जगह को सिलेक्ट करते हैं वो आपके पास
फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल, एक बस में बैठकर आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए वो बस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप अपने रूम में बैठकर अपना वेट मेजर कर रहे हैं तो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आपका रूम है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में होते हैं या मूव कर रहे हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। फॉर एग्जांपल, आपका रूम रेस्ट पे है या एक कार जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दोनों क्या है, या तो रेस्ट में हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। इट मीन्स उनका एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। और हम इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। दूसरी आपके पास है नॉन इनर्शियल, यानी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप एक कार में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके लिए वो कार क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर वो कार एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके लिए क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हैं जिनमें आप फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हैं जिनमें आप फर्स्ट लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जब हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो मूव करना शुरू कर देती है। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर वो रेस्ट पे है तो वो मूव करना शुरू कर देगी, और अगर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। फोर्स जो आपने अप्लाई की है, इट मीन्स कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। जब बॉडी रेस्ट पे नहीं है, उस पर फोर्स अप्लाई तो जब बॉडी मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई की, उसने मूव करना शुरू कर दिया। इट मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। और जब कोई बॉडी मोशन में है, आपने फोर्स अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। इट मीन्स कि यहाँ इस केस में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उस आपकी फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। यानी जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। फोर्स कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगा। फोर्स ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन मैस के। यानी अगर हैवी बॉडी है तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर कोई लाइटर बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अगर आप सेम फोर्स एक हैवी बॉडी पर और एक लाइटर बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं तो किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसका मैस कम होगा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। दोनों प्रोपोर्शनलिटीज़ को हमने कंबाइन किया। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F बाई M। जहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो वहाँ इक्वालिटी आती है। तो दैट K इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस K की वैल्यू आपके SI यूनिट्स में 1 है। सो आपके पास इक्वेशन बन जाती है F इज इक्वल टू ma। दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इज फोर्स। अब फोर्स आपके लिए एक नई चीज़ है। यहाँ फोर्स का इंट्रोडक्शन हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में देखा। फोर्स क्या है, ऐसी एजेंसी है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करती है या करने की कोशिश करती है। एक ऐसी एजेंसी जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करती है या करने की कोशिश करती है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है या करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है
तो फोर्स क्या करती है, उस रेस्ट पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करती है। जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करती है, और जब कोई बॉडी मूव कर रही है, हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में फोर्स क्या कर रही है, जो पोजीशन या जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड अ डायरेक्शन आल्सो। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है फोर्स, जो आपने ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ में देखा, दैट इज अलोंग द फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट होगी। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अब हम न्यूटन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। फोर्स 1 न्यूटन होगी अगर ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। फोर्स विल बी 1 न्यूटन अगर आपकी बॉडी 1 kg की है, और इसी फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। As F is equal to ma, definition of acceleration is equal to rate of change of velocity vf minus vi divided by t। ब्रैक m को अंदर मल्टीप्लाई करें, m vf माइनस m vi डिवाइडेड बाई t। यहाँ m vf क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सो आपके पास फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इट मीन्स रेट ऑफ change of momentum is equal to applied force. That is the second statement of second law of motion, that the rate of change of momentum of a body is equal to applied force. जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो अंडरस्टूड है कि बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट है आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं तो इस इंटरेक्शन के नतीजे में फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। टू बॉडीज एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर व्हेन दे इंटरेक्ट। फॉर एग्जांपल आप कोलाइजन में देख लें, दो बॉडीज है, वो मूव कर रही हैं और ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर। ड्यूरिंग कोलाइजन both the bodies exert force on each other. These forces are equal in magnitude but opposite in direction. These two forces are called action and reaction. Action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. तो ये है आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन टू बॉडीज interact, they exert force on each other. These forces are equal in magnitude but opposite in direction. These forces are called action and reaction. यहाँ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 2, वो वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स